बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार फिर आप सबके लिए एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह समय ऐसा चल रहा है कि इसमें हर व्यक्ति एकांतवास में है, वह अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। आज समाज में हर व्यक्ति घर के अंदर इस महामारी से छुपकर बैठा हुआ है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन विषम परिस्थितियों में भी अपने मार्ग को ढूंढ लेना है और ऐसे वक्त में कभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन विषम परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल बना ले। यही एक अच्छे इंसान की परिभाषा है। मुझे दो पंक्ति याद आती है बच्चों हर पल को जियो, अंतिम पल ही मान, और अंतिम पल है कौन सका है जान। रुके नहीं कोई यहाँ, नामी हो या अनाम, कोई जाए सुबह को और कोई जाए शाम। तो ये प्रकृति का नियम है। हमें दुख से, अवसाद से या विषम परिस्थितियों से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हीं विषम परिस्थितियों में, इन्हीं कांटे भरे रास्तों पर हमें अपने विचारों की नई मृदुल कलियां बिछाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रायः हमसे क्लास में बच्चों के द्वारा यह पूछा जाता है कि सर, इस पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा कि आखिर कौन सी ऐसी जटिलता है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण बच्चों के समझ में अर्थ नहीं आता है। तो आज हमने अपने प्रकरण में अर्थ को ही रखा है। अर्थ की परिभाषा क्या है, अर्थ कहते किसे हैं, उसका स्वरूप क्या है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को लेकर के इस प्रकरण के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं बच्चों अर्थ की परिभाषा। अर्थ किसे कहते हैं? प्रायः देखा जाता है कि शब्द अपने अपने अर्थ को बोध कराने के लिए होते हैं, परंतु जिस अर्थ के बोध के लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका अर्थ होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय प्रमुखतः कान, मुख से ग्रहण करने में जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। इसका आशय क्या हुआ? वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा इत्यादि को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं या मुख के द्वारा उच्चारण करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। उच्चारण करने और ग्रहण करने में जो हमें मानसिक प्रतीति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। जैसे हमने नाम लिया जल, जल नाम लेने से ही मन में एक भावना बनती है, एक विचार बनता है, एक प्रतीति होती है, जिससे हम जल के अर्थ को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। अर्थ को परिभाषित करते हुए डॉक्टर रसल ने भी लिखा है कि संबंध विशेष को अर्थ कहते हैं, क्योंकि किसी शब्द में केवल अर्थ ही नहीं होता, अपितु वह अपने अर्थ से संबंध रखता है और इस संबंध विशेष का स्मृति से अत्यधिक गहरा संबंध होता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि अर्थ की प्रतीति, हम अर्थ को कैसे समझेंगे। कोई भी जटिल शब्द हो, वाक्य हो, वाक्यांश हो, मुहावरा हो, पद हो, जिसे हम समझने में असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा जिससे हम उसके अर्थ को आसानी से समझ जाएं, हमें प्रतीति हो जाए। तो इसको समझने के लिए
दो मार्ग बताएंगे। प्रथम आत्म अनुभव और द्वितीय पर अनुभव। आत्म अनुभव का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान और पर अनुभव का मतलब अप्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में जैसे हम देखते हैं खट्टा, मीठा, कड़वा, सर्दी, गर्मी, वर्षा, सूल, पीड़ा आदि, इन शब्दों के उच्चारण से ही हमें एक आत्म अनुभव होता है। वह पदार्थ खट्टा है या मीठा है, कड़वा है, पीड़ा, सूल, दर्द, ये अनुभव की चीजें होती हैं। ये शब्द जैसे हमारे श्रोतेंद्रियों में पड़ते हैं, कानों में पड़ते हैं, इसका हमें अनुभव होता है और इन शब्दों के अर्थ को हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। दूसरा है पर अनुभव अथवा परोक्ष ज्ञान पर आधारित। परोक्ष ज्ञान पर कौन सा अर्थ आधारित होता है? जैसे जिस व्यक्ति ने कभी मदिरा पान नहीं किया है उसके लिए मदिरा की मादकता और तीखापन पर अनुभव पर आधारित होता है, दूसरे के अनुभव पर आधारित होता है वह, क्योंकि उसने कभी उसे चखा नहीं, कभी उसने अनुभव नहीं किया, लेकिन उसके अर्थ को वह समझ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और नाली में गिर पड़ा है, गाली गलौज कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो जिसने कभी मदिरा नहीं पिया है अगर वहां से वह गुजरता है तो वह भी जान जाता है कि इसने मदिरा का पान किया है। यद्यपि उसका अनुभव अपना नहीं है, लेकिन पर अनुभव के द्वारा या परोक्ष ज्ञान के द्वारा वह उस व्यक्ति के बारे में यह अनुमान लगा लेता है कि इसने मदिरा पान किया है। तो हमने बताया आपको कि आत्मा अनुभव एक जिसका हम अनुभव स्वयं कर लेते हैं उस ज्ञान पर आधारित होता है, और दूसरा पर अनुभव अर्थात परोक्ष ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे एक कहावत प्रायः कही जाती है कि जाके पाँव न फटी बिवाई सोका जाने पीर पर आई। तो ये पर अनुभव की बात है। अब हम देखते हैं कि हम अर्थ के बोध को कैसे ग्रहण करेंगे, उसके क्या क्या साधन हैं, किन साधनों के माध्यम से हम आसानी से सरलता से किसी वाक्य या वाक्यांश के या पंक्ति की या कविता की अर्थों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके कौन कौन से साधन हैं। तो आचार्यों ने, विद्वानों ने इसके कुछ साधन बताए हैं। यदि हम उनको भली भांति जान लें तो हमको कभी भी अर्थ को समझने में कोई क्लिष्टता नहीं आएगी। मैं एक एक कर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। जैसे पहला है व्यवहार। अब ये व्यवहार क्या है, अर्थ समझने में ये हमें कैसे सीख देता है, अर्थ समझने में हमें कैसे सरलता या सुगमता आ जाएगी अगर हम व्यवहार को जान जाएंगे। समाज में प्रचलित व्यवहार से शब्दों के अर्थ का बोध हो जाता है। जो समाज में व्यवहार प्रचलित हैं, कभी कभी हमें उन शब्दों का अर्थ पता चल जाता है, उसका बोध हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही भाषा सीखता है और उस व्यवहार से ही अर्थ ग्रहण करता है। दूसरा है कोश। अर्थबोध में कोश का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कोश शब्दार्थ का भंडार है। यदि हम शब्दकोश को ज्यादा से ज्यादा देखें, पढ़ें, उनका चिंतन करें, मनन करें, अनवरत अनुशीलन करें, तो हमें कभी भी अर्थबोध में कोई क्लिष्टता नहीं आएगी। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण द्वारा मूल प्रकृति और प्रत्यय की जानकारी हो जाने से अनेक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। वासुदेव
वसुदेव। दो शब्द हैं, एक वासुदेव और दूसरा वसुदेव। तो वासुदेव से वसुदेव कैसे बना, जिसका अर्थ वसुदेव पुत्र है। इसी प्रकार कुंती से कौंतेय बना। कुंती से क्या बना, कौंतेय। कौंतेय का नाम लेते ही इसका आशय लोग लगा लेते हैं, समझ जाते हैं कि यह कुंती के पुत्र कर्ण की बात कर रहे हैं। वैसे ही राधा से राधे। चौथा है प्रकरण। क्या है चौथा, प्रकरण अथवा वाक्य शेष। ये क्या है, इसके माध्यम से हमें कैसे अर्थों में सुगमता आती है, कैसे हम अर्थ को सरल तरीके से समझ जाते हैं। जैसे सैंधव। सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है, परंतु प्रसंग विशेष से उसका अर्थबोध हो जाता है। इसी प्रकार गोली, बंदूक की, दवा की, इसका भी अर्थबोध हमें प्रकरण से हो जाता है। कहाँ कैसा प्रसंग, कहाँ कैसा प्रकरण चल रहा है, तो इन शब्दों या वाक्यों के माध्यम से भी हमें अर्थ का बोध हो जाता है। पांचवा है व्याख्या। व्याख्या के माध्यम से भी हमें अर्थ बोध होता है। कुछ क्लिष्ट शब्दों का अर्थबोध उनकी व्याख्या किए जाने पर ही स्पष्ट होता है। दृष्टांत के लिए जैसे लक्षणा, व्यंजना का अर्थ एक शब्द से नहीं बताया जा सकता है। इसकी व्याख्या करने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है या हमें अर्थ समझ में आता है। अगला है उपमान। एक समान वस्तुओं में से किसी एक को देखकर दूसरी वस्तु के लिए प्रसिद्ध शब्द के अर्थ का बोध होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसका आशय क्या होगा, अर्थात उसका मुख उतना ही सुंदर है जितना कि चंद्रमा। सातवां है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य क्या है, इसके माध्यम से कैसे हमें अर्थ में सुगमता होती है। सिद्ध अथवा प्रामाणिक महापुरुषों की सहायता से कुछ विशेष शब्दों का अर्थबोध होता है। जैसे आध्यात्म विद्या, योग शास्त्र से संबंधित शब्दों की जानकारी इस विषय के विशेषज्ञों के द्वारा ही कराई जाती है। जैसे ईश्वर, स्वर्ग, देवता, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि। किसी ने इसको देखा नहीं, परंतु इसका निर्णय आप्त वाक्य के द्वारा ही समझ में आता है। आठवां है ज्ञात का सानिध्य। कभी कभी ज्ञात अर्थ वाले शब्दों के साथ जुड़े अज्ञात शब्दों का भी अर्थबोध हो जाता है। जैसे इंद्र ने धनुष बाण छोड़कर वज्र से प्रहार किया। यहां पर अगर आप देखते हैं तो धनुष, बाण और प्रहार का सानिध्य पाकर वज्र का अर्थ स्वतः ही क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। सानिध्य का मतलब होता है, अर्थ होता है निकटता या समीपता। जैसे इंद्र ने धनुष बाण छोड़कर वज्र से क्या किया, प्रहार किया। तो धनुष बाण दोनों की सानिध्यता में कौन है, वज्र है। तो धनुष और बाण का अर्थ स्पष्ट है और उसके सानिध्य में वज्र के आने से उसका भी अर्थ क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि धनुष और बाण से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है, वज्र है। अगला पॉइंट है प्रदर्शन। प्रदर्शन से भी हमें अर्थ में सुगमता होती है। विद्वानों के अनुसार किसी पदार्थ का प्रदर्शन करके अथवा उस व्यक्ति को वह पदार्थ दिखा करके अर्थबोध कराया जाता है। दृष्टांत के लिए जैसे आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब प्रथम कक्षा में जाते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं, तो उनकी जो पुस्तक होती है उस पे चित्र बना रहता है। यह अमरूद है, यह आम है, यह खरगोश है। तो उनको उस चित्र के माध्यम से उस पशु, पक्षी, फल
इत्यादि का क्या कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है या बोध कराया जाता है। तो प्रदर्शन से भी हमें अर्थबोध में क्या मिलती है, सुगमता मिलती है। आधुनिक समय में किंडरगार्टन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है प्रदर्शन करके, दिखा करके। तो इससे भी, प्रदर्शन के माध्यम से भी हमें अर्थ में सुगमता प्राप्त होती है। अगला है विवरण। विवरण से तात्पर्य है कि किसी शब्द का अर्थ उदाहरण सहित विस्तार रूप में समझाना, विवरण देकर के एक एक शब्दों के अर्थ को बताना। अगला है अनुवाद। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को नहीं जानता है और हम उस पदार्थ या सामग्री को अपनी भाषा में कहकर उसके सामने प्रस्तुत करें तो वह उस वस्तु को नहीं समझ सकता है। फिर हम क्या करते हैं, उस शब्द का हम अनुवाद करके बताते हैं। जैसे कोई अंग्रेज हो और अंग्रेज के सामने हम दही रखें या आम रखें तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये मैंगो है, इट इज मैंगो, या दही के लिए इट इज कर्ड। फिर वो क्या करता है, अनुवाद के माध्यम से उसको समझ जाता है या जान जाता है। तो अनुवाद भी अर्थबोध में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। अगला है अर्थ निर्णय के साधन। अब हम अर्थ का निर्णय कैसे लेंगे, किन साधनों के माध्यम से अर्थ का निर्णय हो सकेगा कि इसका अर्थ यही है निश्चित तौर पे। तो इसके लिए हमारे सामने दो बातें रखी गई, एकार्थ शब्द और दूसरा अनेकार्थ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके केवल एक अर्थ होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब एकार्थ का मतलब जिसका केवल एक अर्थ हो, जैसे उदाहरण के लिए सड़क, नदी, वृक्ष। परंतु ये भी कभी कभी विभिन्न कारणों से विभिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। जैसे शाम हो गई, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे पहला, संध्या हो रही है। दूसरा अर्थ, शाम हो गई परंतु वह अभी तक आया नहीं। एकार्थ शब्द में आगे आता है पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द ही आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं। भिन्न विचारधाराओं के कारण एक ही वस्तु के अनेक नाम पड़ जाते हैं। प्रारंभ में इनमें भावात्मक अंतर रहता है, बाद में भेद विस्मृत हो जाने के कारण पर्याय के रूप में इनका प्रयोग होने लगता है। जैसे राजा, नृप, भूपति, भूप आदि। तो बच्चों, आज के प्रकरण में हमने अर्थ की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसकी गंभीरता को, उसकी सुगमता को बताने का प्रयास किया और इसके अवशेष अंश को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रिय बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।